आपका इंतजार था। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, जो राहुल गांधी की वापसी हुई है पार्लियामेंट में, बीजेपी के सारे एड़ी चोटी के जोर लगाने के बाद, कि किसी तरीके से वापस ना पाए और खास तौर से नो कॉन्फिडेंस मोशन में ना रह पाए, तो ऐसा लग रहा था कि शायद इसमें और डिली डालिंग करें और डिले करें, लेकिन मजबूरन अब उन्हें करना पड़ा, उनकी वापसी हो चुकी है। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्या किस तरह प्ले आउट करेगा? 2014 के बाद जो भाजपा को हमने देखा है, उसके तासीर में तो नहीं कि राहुल गांधी की वापसी इतनी सहजा सहजी हो जी गई और इतनी इजीली हो जाएगी। और ऐसा नहीं कि आज सुबह एकदम ऑफिस खुलते से ही लेटर बना और लेटर दे दिया गया। सैटरडे संडे इस पे विचार मंथन होगा। और आज मैं हमेशा कहता हूं कि पार्लियामेंट्री पार्टी के मतलब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री जो होते हैं, वो एक ऐसा दुआ होता है, विपक्ष और तमाम फ्लोर मैनेजमेंट में उनका बहुत अहम रोल होता है। और सभी जगह पे उनके अलग, वो एक सत्ता पक्ष के होने के बावजूद भी विपक्ष के साथ एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होता है। ये हमने कई पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के साथ देखा है कि वो बहुत प्यार से फ्लोर हैंडल करते हैं। कई बार तीखी नोकझोंक होती है, लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर बिना बोले उसमें से रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं। वो कम से कम अपने व्यक्तिगत संबंध बनाए रखते हैं सभी दलों से। उनके वचन थोड़े से मीठे होते हैं, ये हमने अभी तक परंपरा देखी। लेकिन 2014 के बाद ये जो घमंड और अहम जो छाया हुआ है पूरे सत्ता पक्ष पे, उससे ये पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर भी बचे अलग नहीं है। आज प्रहलाद जोशी ने जो कहा कि कांग्रेस मूर्खतापूर्ण प्रचार कर रही थी कि हम राहुल गांधी को आने नहीं देना चाहते, उन्हें ये पता नहीं था सैटरडे संडे छुट्टी है और फ्राइडे को ये डिसीजन आया है, तो ये तो मंडे को ही होना था, हम क्यों डिले करेंगे उसमें। लेकिन ये जो शब्द थे, उनकी शब्दावली थी, वो ये पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री की नहीं थी, ये उस घमंड की थी, जो घमंडिया प्रधानमंत्री कहते हैं लोगों को, इंडिया को घमंडिया कह रहे थे वो घमंड कैसा उनके पार्टी में उफन उफन के आ रहा है, वो उसके बेहतरीन उदाहरण हो सकता है। कल का एक व्यवहार होता है, स्पीकर हमेशा पार्टी से ही आता है, किसी ना किसी राजनीतिक दल से, लेकिन उस पद से बैठने के बाद भले ही उसकी विचारधारा नहीं बदलती, लेकिन आचार थोड़े बदलते हैं, उसका थोड़ा व्यवहार बदलता है। तो जब अधीर रंजन चौधरी चले गए थे, या जब उन्होंने फोन पे बात की स्पीकर से, तो बिरला साहब ये भी कह सकते थे कि अधीर रंजन जी आज छुट्टी है, आप चिंता ना करो, मंडे के दिन जैसे ही ऑफिस खुलते ही तुरंत इस पे करवा देंगे आप, क्योंकि आज छुट्टी का मामला फंस गया, नहीं तो हम तो उसी दिन करते। ये बात हो सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आज छुट्टी है, आप सेक्रेटरी जनरल से बात करिए। वो सेक्रेटरी जनरल के पास जाते हैं, सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि आज मैं भी छुट्टी पे हूं, आप उनसे बात करिए। ये जो एक सबसे बड़ा विपक्ष में सबसे बड़ा दल है, उसके नेता को, जिसको आप सीबीआई का डायरेक्टर हो, ईडी का डायरेक्टर हो, या फिर अभी चुनाव आयोग के लोग हो, जब अपॉइंट करने हैं तो बाकायदा उनको जगह देनी होती है। आप भले ही आप लीडर ऑफ अपोजिशन का पद नहीं देते हैं, लेकिन उनकी एक परंपरा है। वैसे आदमी को यदि आप टेबल टेनिस जैसे यहां से वहां टल्ला रहे हो, और जो आपका इतिहास है, आपने जो केरल का एक जो सांसद था उसको 1-1.5 महीने तक टहलाया था आपने, शरद पवार के पार्टी का, तो कहीं ना कहीं ये आशंका तो होती थी कि भाई ये डिले करेंगे, नहीं तो ये तत्परता जो इन्होंने दिखाई, अभूतपूर्व तत्परता है। ऐसी तत्परता हर चीज में दिखाए तो शायद देश कहीं का कहीं चला जाए। लेकिन कल बिरला जी को भी पता नहीं था कि आने देना है कि नहीं आने देना है। सेक्रेटरी जनरल तो बेचारा कुछ कह ही नहीं पाता, इसीलिए ये आकाओं का इंतजार कर रहे थे और आका आकलन कर रहे थे स्थिति क्या है। जब आकाओं को लगा कि सोमवार को नहीं लाने से ज्यादा फजीयत होगी, इससे अच्छा आने देना ज्यादा यह है, क्योंकि आपको दोनों तरफ इधर खाई इधर पहाड़ है, तो आपको देखना है कि आपको कम डैमेज कहां से होगा। राहुल गांधी को नहीं आने देते तो लोकतांत्रिक परंपरा का अपमान और बहुत सारी चीजें होती, लोग कोर्ट जाते, कोर्ट में केस चलता, कोर्ट कुछ स्ट्रिक्चर पास करते, फिर मुंह पे गिर के लेना पड़ता। तो इससे अच्छा कि अभी ले ही लो। रिव्यू पिटीशन के लिए भी सोचा होगा, लेकिन फिर कोर्ट और कड़ी टिप्पणी करेगा तो फिर कहां मुंह दिखाएंगे। और इसमें कोई नया अध्यादेश लाके, वो भी प्रयास किया होगा कि नया अध्यादेश ला सकते हैं क्या इसमें, उसने भी बोला होगा कि अध्यादेश नहीं ला सकते क्योंकि आउट चल रहा है और नया बिल ही लाना पड़ेगा। ये तमाम चीजें हैं, जब उन्होंने देखा सारे ऑप्शन खत्म हो गए, तो फिर अब राहुल गांधी को बुलाना है।
और जब बुलाना है तो फिर वो शुरू हो गई कि ये मूर्खतापूर्ण काम करते। मूर्खतापूर्ण काम नहीं करते। स्पीकर को यदि ये बोलते कि भाई सोमवार को देखेंगे, आप चिंता मत करो, जब सर्वोच्च न्यायालय का, वो कहते हैं कि हमारे पास न्यायालय का निर्णय नहीं था। न्यायालय का निर्णय नहीं था, लेकिन न्यायालय का निर्णय सारा मीडिया में था। न्यायालय का निर्णय, आप कहोगे कि मीडिया के भरोसे सरकारें नहीं चलती, तो इसी मीडिया के भरोसे और इसी मीडिया के अखबार के कटिंग को लेके और इस अखबारों की या चैनलों की न्यूज रिपोर्ट को लेके लगातार बीजेपी जब विपक्ष में था तो हंगामा मचाता आ रहा है। मुझे आज भी याद है कि अटल अडवाणी जी कैसे अरुण शौरी के आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस कैसे लहराते हुए हाउस को रोक देते थे। तो तब आपको मीडिया का समझ में आता है। एक मेवानी उधर से ट्वीट करता है और दूसरे दिन आसाम के किसी दूर दराज में किसी को दर्द होता है, वो एफआईआर दर्ज करती है और आसाम की पुलिस 1000 किलोमीटर फ्लाइट से आके लेके जाती है। तब तो बोलती नहीं कि निर्णय हमने कोर्ट का अभी तक हमने देखा नहीं, हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। और महिलाओं की जब उत्पीड़न की बात होती है तो वो इन्वेस्टिगेशन करते, एफआईआर तक करने के लिए एफआईआर। तो ये सरकार की 2014 से करतूत है। ये क्या करेंगे इसका एक बड़ा खाचा लोगों के समझ में आता है कि ये कैसा बिहेव करेगी सरकार इस पे। इसीलिए कल सब इंतजार कर रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद बौखलाई हुई सरकार जब देखा कि राहुल गांधी सिर्फ रास्ते पे नहीं, संसद के अंदर भी आग लगा सकते हैं। आग लगा सकते का मतलब है कि बस बरस सकते हैं। और जब उन तीखे सवालों का हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे जवाब नहीं था आपके पास, तो फिर आप बगले झांकते रह गए। आप कभी इधर की बात कर रहे थे, कभी उधर की बात कर रहे थे, कभी आप इमरजेंसी पे बात करते, परिवारवाद पे बात करते, लेकिन आप अडानी पे बात नहीं करते, क्योंकि आपके पास सवाल के जवाब नहीं है। लेकिन ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है और ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट यदि मणिपुर को लेके है तो आपको उस पर जवाब देना होगा। मणिपुर पर क्या जवाब देंगे? सर्वोच्च न्यायालय जो सवाल पूछ रहा लगातार पिछले 1 सप्ताह से, उसके तो जवाब सरकार के पास नहीं है। उसमें तो सरकार बगले झांक रही है और रोज जूते खा रही है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री भी क्या कहेंगे? कहेंगे कि मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है। इतने दूरदृष्टि देखने वाले प्रधानमंत्री कहेंगे कि स्थिति कंट्रोल में है, तो फिर अभी भी आज भी क्यों जल रहा है मणिपुर? प्रधानमंत्री कहेंगे कि विदेशी ताकतें इसमें हावी है, बाहर का आतंकवाद है, तो फिर तुम्हारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? इट्स अटर फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। गृह मंत्री जाके 2 दिन रह के आते फिर भी कुछ नहीं होता, इसका मतलब आपके गृह मंत्री भी नाकारा साबित हो गए। आप जाने के लिए डरते हैं। 56 इंच का सीना सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित है। ऐसे में राहुल गांधी कम से कम जाके आए, तो राहुल गांधी तो वो आदमी है जो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट लेके आए, ग्राउंड जीरो पे जाके देख के आए। वो बोलेंगे और तबीयत से बोलेंगे। उसका भी डर है, उसका जवाब क्या देंगे? क्योंकि आप फिर तो नहीं बोल सकते कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, नेहरू चाइना हार गए थे। ये कब तक ये रोना रोगे और कब तक परिवारवाद का रोना रोगे? तो जब आपके पास सवालों के जवाब नहीं तो आप भागते हैं। और ये तो नो कॉन्फिडेंस मोशन है। इसमें तो नेता सदन का जवाब के बाद भी प्रतिपक्ष का नेता को फिर 10 मिनट मिलते हैं बोलने के लिए। जब उनके पूरे भाषण का पोस्टमार्टम होगा तो ये क्या बोलेंगे सारी दुनिया देख रही है। तो ये राहुल गांधी को माइलेज, एडवांटेज राहुल गांधी है और लगातार एडवांटेज हो रहा है। राहुल गांधी को सजा हो गई, एडवांटेज राहुल गांधी। राहुल गांधी को गुजरात के न्यायपालिका ने कैसा धुतकारा, वो एडवांटेज राहुल गांधी। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, एडवांटेज राहुल गांधी। आपने एक दिन सिर्फ सैटरडे संडे छुट्टी के नाम से टहलाया इधर से उधर, टेबल टेनिस जैसा, राहुल गांधी एडवांटेज। आज राहुल गांधी आ गए, एक वीरो का वेलकम लेके आ गए। आज सामान्य आदमी, आज कहीं जाओ तो आप दुकान वाला भी पूछता है कि राहुल गांधी आ गए ना साहब संसद में वापस। ये आम आदमी जब पूछने लगा है तो आप समझ लीजिएगा आग नीचे तक लगी है और डर इस बात का है। तो आपके पास कहने को कुछ नहीं है। आप सिर्फ उसी सवाल का जवाब देते हो जो विश्व में सबसे बड़ा सवाल है, जो पूरा देश नहीं पूरा विश्व जिससे पीड़ित है, क्योंकि विश्व गुरु है प्रधानमंत्री जी हमारे। तो फिर आम काट के खाते या चूस के खाते, इस अहम सवाल का जवाब देने में वो इंटरेस्टेड रहते हैं जिससे पूरे विश्व का सारोकार है। लेकिन मणिपुर के बारे में बोलने को तैयार नहीं होंगे। तो ये जैसे कि श्रवण जी ने कहा कि 8, 9, 10 ये 3 दिन तय करेंगे। पूरा देश देख रहा है इस अविश्वास प्रस्ताव को। सबको पता है परिणति क्या है, सबको मालूम है कि अविश्वास का प्रस्ताव गिरना है। लेकिन जैसा कि पहला अविश्वास प्रस्ताव जब आया था जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, आचार्य कृपलानी जी ने लाया था, तब उन्होंने ये कहा था कि मेरे मित्र के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव मुझे दुख के साथ लाना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जवाबदेही
होनी हाँ जी। चाहिए किसी बात को, ये दर्शाने के लिए मैं अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहा हूं। और तब जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि ऐसे अविश्वास प्रस्ताव समय समय पे आए तो सरकार की अपनी परीक्षा भी होती है, भले ही सरकार मेजोरिटी में रहे। तो उन समय के लोगों के सीने इतने चौड़े नहीं हुआ करते थे, लेकिन दिल वाह बड़े थे। वाह। वो लोकतंत्र के मायने समझते थे, वो संविधान के मायने समझते थे। इन्हें तो विपक्ष ऐसा दिखता है कि बिल्कुल हम कहते हैं कि दो पहिए का रथ है ये, एक तरफ विपक्ष और एक तरफ सत्ता पक्ष। लेकिन ये तो सर्कस के लोग हैं। सिंगल जो सर्कस में एक सिंगल पहिए की जो साइकिल होती है वो चलाने के आदी है ये। लेकिन वो कई बार कोई कलाकार भी चलाता है और कई बार विदूषक भी चलाता है। ये कलाकार कब विदूषक हो जाए और विदूषक कब कलाकार हो जाए, ये जनता देखती है। तो अभी तक तो मुझे सब विदूषक के मोड में दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके वक्तव्य, इंडिया बनने के बाद उनकी बौखलाहट, ये तमाम चीजें इस बात को रेखांकित करती है कि इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, बताने के लिए कुछ भी नहीं है। जिसके पास वर्तमान में कहने के लिए कुछ नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है, और जो भविष्य की रणनीति खोखली बनाता है, वो बार बार इतिहास की तरफ मुड़ता है। और यही खासकर पिछले 5 सालों में सेकंड फेज में हम लगातार देखते आ रहे हैं कि ये कुछ तो भी तीसरी जगह पे फोकस करके बात करते हैं, लेकिन इस बार फोकस भी होगा, सवाल भी होंगे, अपेक्षा जवाबों की होगी, और जवाब नहीं देंगे तो उसके बाद फिर सवाल पूछे जाएंगे। और इन सवालों की जो फेरिस्त है, ये आने वाले 2024 के चुनाव तक कंटिन्यूअस कारपेट बॉम्बिंग होती रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।